न्यूज़ दिखाई जा रही हैं, वो हमको उस पे भरोसा करना है कि नहीं करना है? बाहर बैठने वालों को ये लगता है कि रिपोर्टर क्रांतिकारी होता है और वो जो लेकर के आता है वही चलता है, जो खबर बनाता है वही चलता है। रियलिटी ये नहीं होती। कई बार खबरें सरकार के खिलाफ होती हैं, कुछ इस तरह की क्लिप लग गई या कुछ इस तरह की खबर मिल गई, जिसको आप प्ले करेंगे तो सरकार का शिकंजा आप पे कसेगा। तो वो खबरें भी प्ले नहीं होती। ये मैनिपुलेट करते हैं, कैसे करते हैं वो तो आपको दिख गया कि किसी की मौत को भी बेचना है, उससे पैसा आएगा। पत्रकारों की जवानी तो अच्छी होती है लेकिन बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। वो लोग इस चीज़ से बचें कैसे और कैसे मतलब फ़ील्ड में आगे बढ़ सकें? और अब क्या होता है कि आपको रिपोर्टर बना देंगे और एंकर बना देंगे, इस लालच में बहुत से लोगों का शोषण होता है। शाम को कौन सी स्टोरी चलेगी पहले न्यूज़ रूम में तय हो गई है। अब उसके लिए इनपुट चाहिए आपको, रिपोर्टर नहीं चाहिए, उसको खबर नहीं डेवलप करनी है। तो जो मीडिया हाउस को जो पता चलता था कि आप इतनी टफ सिचुएशन में हो वहाँ पर जो रिपोर्टिंग करने गए हुए, तो वहाँ से भी कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलती थी? आप अगर ऐसी कोई भी चीज़ लेकर के इस मार्केट में आते हैं जिसको पब्लिक की ज़रूरत है, तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट भी करेगी और आपको बड़ा भी बनाएगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर सर्वेश मिश्रा, जिन्होंने जर्नलिज्म के करियर में 12 साल बिताए हैं। तो आज के एपिसोड में वो हमें बताने वाले हैं कि जो हमारा इंडियन मीडिया है उसकी रियलिटी क्या है, किस तरीके से खबरें बनाई जाती हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट होकर वो हमारे सामने आती हैं। प्लस अगर कोई इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो वो किस क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे वो इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्लस क्या स्ट्रगल्स होते हैं एक रिपोर्टर के, वो भी वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पर सीखी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए सीखी, वो भी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। फिलहाल वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, प्लस उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है। तो बाकी बातें हम उनसे ही जानने वाले हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम, बुलाने के लिए ये थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो जो बात हम कर रहे थे मीडिया की, तो मीडिया जो है इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, जो एक बैलेंस मेंटेन करके रखेगा हमारे लोकतंत्र में। तो सबका मन करता है कि हम मीडिया में जाएं, आजकल बहुत फैसिनेटिंग है कि हम मीडिया को एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट कर लें। लेकिन आपने 12 साल वहाँ पर रहकर जो इतना मतलब बड़ा जहाँ पर लगता है कि स्कोप है हमारे पास, आपने उसको छोड़ क्यों दिया अपना मीडिया के करियर को? मैम, जो आपने सवाल पहले ये कहा ना कि लोग चाहते हैं और हुँ, इतना बड़ा स्कोप है, शायद वही चकाचौंध मैंने भी देखा था। हुँ, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, आदमी कोई भी करियर चुनता है ना तो उसको पहले पैसे की नीड होती है, दूसरी हुँ, वो अपनी पहचान भी ढूँढता है। और मुझे लगता है 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिसके लिए पैसा प्रायोरिटी होता है और दूसरा उनके अपने ज़िंदगी की पहचान प्रायोरिटी होती है। मैंने 12 साल काम किया और सौभाग्य की बात ये रही कि 2011 से लेकर के 2017 के हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई होंगी, चाहे वो बड़े आंदोलन हुए, बड़े डिज़ास्टर हुए और लगभग 11 राज्यों में बिहार से लेके कश्मीर तक काम करने का मौका मिला। इसी दरमियान मैं बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियन के टच में आया। आज कई मुख्यमंत्री हैं, उस ज़माने के भी कई मुख्यमंत्री थे, कई पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, बॉलीवुड में बैठने वाले लोग हैं। तो मुझे उस चकाचौंध की हकीकत पता चल गई और उस 11-12 सालों में ये पता चला कि मीडिया काम कैसे करता है। बाहर बैठने वालों को ये लगता है कि रिपोर्टर क्रांतिकारी होता है और वो जो लेकर के आता है वही चलता है, जो खबर बनाता है वही चलता है। रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी ये होती है कि रिपोर्टर भाग के फील्ड में जाता है, ग्राउंड ज़ीरो पे काम करता है, वहाँ से खबरें ढूँढ करके लेके आता है और जो एसी में बैठे हुए हमारे संपादक होते हैं, वो अनुभवी होते हैं, उनका भी अपना एक करियर होता है, लेकिन वो संपादक ये तय करते हैं खबर चलेगी कि नहीं चलेगी। कोई बहुत अच्छी खबर है और अपने संपादक से लड़ गए कि आपने हमारी खबर क्यों नहीं चलाई, तो वो कहते हैं कि मालिक तय करता है। तो आप ये समझिए कि वो एक घराना था जहाँ हम काम करते थे और ऐसा नहीं कि एक चैनल में काम किया और ये भी नहीं कह सकते लोग कि मैं मीडिया से घबरा गया या फेल रहा, क्योंकि 7 साल तक स्क्रीन पे चला हूँ, पॉलिटिकल और क्राइम की रिपोर्टिंग किया है मैंने। बीजेपी मेरी बीट हुआ करती थी। उसके बाद भी मैं वहाँ से हटा, 3 चैनलों को छोड़ने के बाद। तो उसकी वजह ये थी कि एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता था कि सर्वेश मिश्रा कौन है? कभी मैं न्यूज़ 24 का रिपोर्टर हूँ, कभी मैं पी7 का रिपोर्टर हूँ, कभी मैं जी न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। जिस दिन वो माइक आईडी छूट जाती मेरे हाथ से, मेरी पहचान क्या होती? मैं कौन होता? तो उस मीडिया घराने ने पहचान नहीं बनने दी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आप खुद उठा करके देखेंगे पिछले 10 साल में कोई नया चेहरा बताइए मुझे, जो आपको लगता हो कि ये पत्रकारिता में बाहर आया। जितने बड़े एंकर, बड़े रिपोर्टर आपको दिखते हैं, वो हैं जो 2002 में शुरुआत किया था इन्होंने। 1990 के आस-पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत होती है और उसके बाद ये पीक पे आती है। जो पहला चैनल आता है, मुझे लगता है 2000 के आस-पास जी न्यूज़ आता है, उसके बाद सारे चैनलों की बाढ़ आती है। 24 साल में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। मैं अच्छा था कि 2017 में क्विट कर गया इससे।
वरना मेरी पे तो वो जो पहचान ढूँढने की तड़प थी ना, उसने मुझे मीडिया छोड़ने पे मजबूर किया और आज मैं खुश हूँ। तो आपका ये कहना है कि कहीं न कहीं कुछ जो वो एसी में बैठे हुए लोग हैं, ये जो टॉप पोज़ीशंस पे लोग होते थे, वो जो ग्राउंड लेवल पे जो स्ट्रगल करके रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल पे जाकर स्ट्रगल करके लेकर आ रहे हैं रिपोर्ट्स, वहाँ पर जाके फिर उनको फ़िल्टर किया जाता था कि बिल्कुल किया। उनको प्रेज़ेंट करना है कि नहीं करना है। तो ये जो डिसाइड वो करते थे कि रिपोर्ट हम इसको आगे प्रेज़ेंट करेंगे कि नहीं, किस बेसिस पे डिसीज़न होते थे ये? देखिए 2-3 चीज़ें होती थी। मैक्सिमम ये कंपनी के हित में अच्छा हम एक बात बताएँ जो शुरुआत हुई थी कि चौथा स्तंभ है, हुँ, ये चौथा स्तंभ ज़रूर है। लेकिन जो मीडिया के घराने हैं, जिनके चैनल आप देखेंगे वो घराने उनका सिर्फ़ न्यूज़ चैनल का काम नहीं है, उसके पीछे उनका बिज़नेस है। तो अगर कोई खबर मैं ऐसी लेकर के आता हूँ जो सरकार को इम्पैक्ट करती है या जहाँ से उनके एड्स आने हैं उसको इम्पैक्ट करती है। चलिए कोई मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा घराना है जो मीडिया को ऐड देता है किसी चैनल को और उसी के खिलाफ मेरे हाथ में कोई खबर लग गई है। अब मैं लेकर के आया और उससे इनको हर साल करोड़ों के रेवेन्यू आते हैं। मैं कहूँगा इसको प्ले करो, क्यों प्ले करेंगे? अब क्या होगा जो रिपोर्टर जाता है, जो खबर लेकर के आता है ना उसके अपने सोर्स होते हैं। उस पे 10 लोग भरोसा करते हैं, उसको वो खबर देते हैं, उसके बाद वो खबर लेकर के आता है और वो जब खबर नहीं चलती है, तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि रिपोर्टर बिक गया। उसको ये लगता है कि उस रिपोर्टर को उस घराने ने पैसा दिया जिसकी खबर है, लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि उस घराने तक तो रिपोर्टर पहुँचा ही नहीं। शायद मालिक या संपादक की बात ऊपर होती हो, तो वहाँ उनका बिज़नेस इम्पैक्ट करता है, इसलिए वो खबर ड्रॉप हो जाती है। कई बार खबरें सरकार के खिलाफ होती हैं, कुछ इस तरह की क्लिप लग गई या कुछ इस तरह की खबर मिल गई, जिसको आप प्ले करेंगे तो सरकार का शिकंजा आप पे कसेगा। तो वो खबरें भी प्ले नहीं होती। तो कई बार जो विशुद्ध रूप से पत्रकारिता करने के लिए आया है, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो सरकार के बीच या ऐसे चीज़ों के बीच में और अपने मीडिया घराने के बीच में एक पुल बनने का काम करेगा, वो लंबा सर्वाइव करेगा। उसके पास बड़ी गाड़ी भी होगी और पैसे भी होंगे, नाम भी होगा। और ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं फेल हूँ। मैंने मीडिया को छोड़ने के बाद आज 15 से 20 लोगों को मैं रोज़गार दे कर के बैठा हुआ हूँ। कोई अगर ये सुने और ये कहे कि मैं मीडिया में कुछ नहीं कर पाया इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने मीडिया को छोड़ा और अमूमन जो पत्रकार लोग होते हैं वो मीडिया को छोड़ने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो लिखना और बोलना जानते हैं। लेकिन जब हमने इस बात को वापस से खड़ा किया और हमने टीम तैयार की, तब मैं ये बोलने की वो क्षमता रखता हूँ कि हाँ, मैंने जानबूझ के उसको छोड़ा और इसलिए छोड़ा और छोड़ने के बाद मैंने ये प्रूव किया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं कि जो एक जर्नलिस्ट के पास हमें ऐसा लगता है कि मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो भी बातें हैं खुलकर बिना किसी फ़िल्टर के अनबायस्ड रूप से जनता के सामने लेकर आएगी, जो भी मुद्दे हैं या जो भी ऐसी खबर है जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। लेकिन रियलिटी ये है कि वहाँ पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, नहीं उनको है। कुछ घराने हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ से ये डिसाइड होता है कि क्या चीज़ें बताई जानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। और उसी चीज़ को आपने बोला कि जो एक ब्रिज आ जाएगा, गैप को उसको फ़िल करेगा क्योंकि कई चीज़ें हम तक ज़रूरी हैं जो पहुँचनी वो नहीं पहुँच पा रही हैं। तो उसके लिए वो डिजिटल मीडिया आजकल काम कर रहा है, जैसे आप भी हाँ। डिजिटल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों तक वो बातें पहुँचा रहे हैं जो पहुँचनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हम लोगों को ये चीज़ समझ में कैसे आएगी कि भी हमको जो न्यूज़ दिखाई जा रही हैं, वो हमको उस पे भरोसा करना है कि नहीं करना है? क्योंकि देखो बहुत सारी आजकल ऐसी रिसर्च भी निकल कर आ रही हैं, स्टडीज़ आ रही हैं और जितने भी लोग पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि न्यूज़ देखना बंद कर दो। क्योंकि वही जैसे आपने कहा कि फ़िल्टर एक लग जा रहा है, जो चीज़ें बिल्कुल किसी के अगेंस्ट चली जाती हैं, वो नहीं बताई जाती। कुछ ही चीज़ें बताई जाती हैं जहाँ पर मसाला है। कहते हैं कि हाँ, आजकल जो न्यूज़ टीवी शोज़ हैं वो रियलिटी शोज़ ज़्यादा बनते जा रहे हैं और न्यूज़ एंकर एक्टर्स ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं। तो हम लोग भरोसा कैसे करें? न्यूज़ देखनी बंद कर देनी चाहिए या कौन से अल्टरनेट मीडिया है जिसके ऊपर कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए? एक एक मज़ेदार चीज़ हुई है इस हुँ, बीच। जो बड़े-बड़े संपादक थे ना, जो स्वयंभू बन के बैठे हुए थे, हुँ, आज से 10 साल पहले, वो अचानक से उनका जो किला था ना, वो ध्वस्त हो गया। किला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ वन वे कम्युनिकेशन की बात थी। वो ये था कि मैं बोलूँगा, आप सुनोगे, आप वो राय बनाओगे और मैं जिसको फ़ायदा पहुँचाना चाहूँगा, वो पहुँचेगा। इसी बीच में डिजिटल मीडिया की एंट्री होती है। जब डिजिटल मीडिया की एंट्री होती है, तो ये समझ में आता है कि भाई आपसे ज़्यादा क्षमतावान, आपसे ज़्यादा बौद्धिक लोग इस मार्केट में बैठे हुए हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, माध्यम नहीं था। और जैसे ही डिजिटल मीडिया ने अपना रास्ता खोला, वैसे उन लोगों को चुनौती देना इन लोगों ने शुरू कर दिया।
वो कोई खबर रात को प्ले करते हैं, प्राइम टाइम में कोई खबर प्ले करते हैं और उसका सुबह जवाब और साक्ष्य दोनों जनता देती है। क्योंकि उसके पास जो मोबाइल रूपी हथियार आया है ना, उसमें कैमरा भी है और गूगल जैसी चीज़ें भी हैं, जहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मज़ेदार बात कि जिस जगह पे कोई ऐसी घटना हो रही होती है, वहाँ पे तमाम लोग मौजूद होते हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं। जब वो वीडियो या वो फ़ोटोज़ साक्ष्य के रूप में आ जाता है, तो जो दूसरे बौद्धिक लोग, पत्रकारिता करने वाले लोग उस पे करते हैं। तो एक मज़ेदार बात जो हुई कि उनके घराने चौपट होने शुरू हुए और यही वजह थी कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरनी शुरू हो गई। अभी भी प्रिंट मीडिया में वो सारी चीज़ें बरकरार हैं, लोग उस पे विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, कटिंग को काट के रखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परोसता है, विज़ुअल देता है, उसके अकॉर्डिंग उनके एंकर उसकी अपनी राय बनाते हैं। अब जो देख रहा है दर्शक, उसे क्या पता, वो तो विज़ुअल देख रहा है और जो हम कह रहे हैं उसको मान रहा है। लेकिन जब अखबार कोई खबर लिखता है ना, तो उसके पीछे वो शोध करता है, रिसर्च करता है, वो आर-एन-डी करता है, उसके बाद उसको छापता है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में चली जाएगी वहाँ पे। तो ये अंतर हुआ, जब नई मीडिया की एंट्री हुई जो आप कह रही थी, तो उस मीडिया ने इनको आईना दिखाना शुरू किया। अब आपका जो सवाल था कि नए लोग या कैसे हम ट्रस्ट करें, तो अच्छी बात क्या है कि जो ये थर्ड मीडिया निकली है ना, मतलब जो अपनी सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया निकली, ये उससे ज़्यादा प्रभावी है। आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। अभी फ़िलहाल बरसात के टाइम में लखनऊ में एक लड़का अपनी फ्रेंड को लेके बाइक से जा रहा था। वो गिर जाती है बारिश में या वो उसमें फँसती है, लोग उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। किसी मीडिया की खबर पे वो रिएक्शन नहीं हुआ था। किसी ने वीडियो बनाया था और सरकार को ट्वीट किया था और उसके बाद निकल के चीज़ें सामने आई थी। आज आप देखेंगे रेलवे में मदद माँगनी है और कोई पीड़ित है तो वो मीडिया के पास नहीं जाता है। वो अपने उन सोशल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करता है और खुद पत्रकार बन के वो गुहार लगाता है। वो अपनी राय व्यक्त करता है। आज उसको कहीं कोई शिकायत पहुँचानी है और कोई नहीं सुन रहा है, तो वो किसी का सोर्स लगाने के लिए आईएएस, आईपीएस या किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं जाता है। वो अपने उन मीडिया मीडिया का मतलब क्या है? एक माध्यम, और जो माध्यम के लिए उनको टूल्स मिले हुए हैं, उसका यूज़ करता है। तो आज के डेट में हर व्यक्ति पत्रकार है। और मज़ेदार बात, आप ही बता रही थी कि आपकी भी ऐसी इच्छा थी कि आप मीडिया में जाएँ, आप झांसी से आती हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिला, और मौका मिला तो कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसकी वज़ह से आप नहीं गईं। लेकिन हुँ। आप एज़ ए पत्रकार आज यहाँ पे बात कर रही हैं और आपके वीडियोज़ लाखों लोग देखते हैं, उनको उसका मतलब उनके सॉल्यूशंस मिलते हैं उसमें। तो ये समझिए कि एक नया मीडिया आया है, जिन्होंने ना सिर्फ़ इन पे सवाल उठाए हैं, बल्कि इनको रिप्लेस किए हैं। यही वजह है कि बड़े-बड़े संपादक अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं। ओके, तो मतलब जो हम समाचार देखते थे, पहले कहते थे कि कोई भी अगर न्यूज़ आती थी ना, तो हम ये कहते थे कि न्यूज़ चैनल चलाकर देखो। कोई खबर सुनी, तो हम कहते थे न्यूज़ चैनल चलाकर देखो, अगर उस पर आ रही है तो इसका मतलब सच है, अदरवाइज़ वो अफ़वाह है। बिल्कुल। लेकिन वही जो मैं बात आपको कह रही थी कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि अब न्यूज़ चैनल पे भी हम चलाएँ, तो वहाँ पर भी समझ में नहीं आता है कि किसके ऊपर, क्योंकि वही वो मोस्टली बहस छिड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि असली फैक्ट क्या है जिसके ऊपर बहस की जा रही है। तो हमारा वो जो ट्रस्ट मैंने बात करी थी कि ट्रस्ट हमको कहीं न कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है। हम इमोशनली मैनिपुलेट हो रही है जनता। जो मीडिया हाउसेज़ हैं या जो मीडिया कंपनीज़ हैं, ये लोग बात ये करते हैं कि जो जनता है, वो समाचार न्यूज़ ऐसे ही देखना चाहती है, वो कंटेंट यही पसंद कर रही है, इसीलिए हम ये सब चीज़ें परोस रहे हैं। कहीं आपने ये बात करी कि ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली वो मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफ़ाई करते हैं, जो उनके फ़ेवर में जा रही हो, जो कॉर्पोरेट हाउसेज़ उनको ओन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या, कि किस तरीके से मीडिया, क्योंकि आपने बहुत इंटरनल लेवल पे वहाँ पर काम किया है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा होता है? क्या साइकोलॉजी वो देख रहे होते हैं कि किस ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, किसके अकॉर्डिंगली हमें खबरें जो हैं वो पेश करनी है? इसमें 2 सवाल है। एक आपने हुँ, कहा ना कि खबर को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरी हुँ, चीज़ की खबर क्या है, मतलब हम कैसे जानें कि वो सही है। हुँ, देखिए क्या है कि कैसे जानें, इसके लिए तो आज हमको बहुत मारा-मारी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक मज़ेदार बात कि हम टीवी पे जाते थे, अब टीवी पे नहीं जाते। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है ना, मोबाइल खोलता है, और ज़रूरी नहीं कि वो न्यूज़ चैनल खोले। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, शायद सबको समझ में आ जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, सबको पता था। हुँ, उसकी अगर मौत हुई तो खबर किस पे बननी चाहिए थी कि कैसे हुई, क्यों हुई, क्या वो संदिग्ध थी या उसकी रियल डेथ थी, क्या उसने सुसाइड किया था या किसी ने उसको लटका दिया था? खबर ये बननी चाहिए थी ना। लेकिन वो खबर क्या बनी? खबर ये बनी, इतना दिखाया गया कि पोस्टमार्टम हुआ, सारी चीज़ें। उसके बाद खबर चली कि बिहार में चुनाव होने वाला है, अब सुशांत सिंह मौत का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा, कौन न्याय दिलवाएगा, और बड़े-बड़े नेता इसमें कूदे। इसको किसने मैनिपुलेट किया? इसको मैनिपुलेट किया मीडिया के लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए थी।
50,000 रेटिंग पॉइंट लगे होते हैं, जो टीआरपी का टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के वो मॉनिटर लगे होते हैं, वो बॉक्स लगे होते हैं। और आप सवा अरब, डेढ़ अरब की आबादी से ये सोचते हो कि वो यही चाहती है? ऐसा नहीं है। और ये जो कहते हैं कि आप जो कह रही थी ना कि ये कहते हैं कि जनता चाहती है इसलिए हम दिखाते हैं। भई जनता आपको खारिज कर चुकी है। अगर मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन चैनलों पे जाइए, आप देखिए कि उनके 20-20, 25-25 यूट्यूब चैनल बन के रखे हुए हैं। वो टीवी पे एक खबर चलाते हैं, उसको 10 यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। अगर जनता जो चाहती है वो दिखाते हैं, तो आप ये यूट्यूब चैनल क्यों बना रहे हैं? फिर आप जनता को क्यों फॉलो कर रहे हैं? जनता क्या चाहती थी इसको आपने खत्म कर दिया, और जब खत्म किया तो आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग और दूसरे लोग उसको यूट्यूब पर लेकर के आ रहे हैं। कोई टीवी का बुलेटिन आप सुबह खोलिए, पहले एस्ट्रोलॉजी आती थी, धर्म कर्म आता था, गाँव से एपिसोड आते थे, एंटरटेनमेंट की चीज़ें आती थी, और मतलब 7-8 ऐसे एपिसोड थे जिसमें बच्चे से लेकर के बड़ों तक की कहानी कही जाती थी। वो देखना पसंद करते थे। आपने क्या किया? उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि आपको ऐड लेकर के अपने बुलेटिन चलाते हैं। क्राइम की खबरें आपने बंद कर दी, कोई क्राइम देखना नहीं चाहता। यूट्यूब में सैकड़ों ऐसे चैनल हैं जो मिलियंस के हैं, जिस पे क्राइम की न्यूज़ चलती है। गाँव कनेक्शन जैसी चीज़ें चलती हैं। बहुत सी ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपके एथिक्स पे बात करते हैं, वो आपके रिचुअल्स पे बात करते हैं, वो आपके ट्रेडिशन पे बात करते हैं, और वो बहुत बड़े चैनल हैं। तो जनता ये देखना चाहती थी, जिसको आपने बंद किया, और जब आपने बंद किया तो जो समाज के उस तरह के नागरिक थे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उसको एज़ ए करियर भी ले रहे हैं, एक मौका भी मिला और दर्शक भी इस पे जुड़ रहे हैं। तो ये मैनिपुलेट करते हैं, कैसे करते हैं वो तो आपको दिख गया कि किसी की मौत को भी बेचना है, उससे पैसा आएगा। और अगर ये कहते हैं कि जनता देखना चाहती है, तो जनता खारिज कर चुकी है, इसीलिए यूट्यूब चैनल बड़े हो गए और न्यूज़ चैनल छोटे हो गए। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जनता देखना चाहती है, वो कहते हैं, और जहाँ से हमने शुरू किया था कि मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल कहा जाता है। जब से हमारा ये फ्रीडम फाइट चल रही थी तब से ही कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोल था उस टाइम पे, कि प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो कहीं न कहीं इनका रोल ये था कि सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और सही रास्ता भी दिखाया जाए, सही सॉल्यूशन बताया जाए किसी चीज़ का। तो जी, वही वो जो आप बता रहे हैं कि किसी की डेथ भी हुई है तो उसको भी वो मोनेटाइज़ करते हैं। खबरें चलती हैं हमारे उस पे कि भी सीमा पाकिस्तान से आ गई और सचिन, तो वो उसके ऊपर पूरा प्राइम टाइम पे खबरें चलती है, उसको इतना बड़ा मुद्दा दिखाया जाता है जिससे कि कुछ सर्व नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं उनके पास ये पावर थी कि वो उनको सही डायरेक्शन में लेकर आए, अगर उनको लग भी रहा है कि जो ऑडियंस है वो ऐसी चीज़ें देख रही हैं, तभी ये कहा जा रहा है न्यूज़ देखना बंद कर दो। तो जब आप इस फील्ड में रहे तो आपने एक चैलेंज तो ये फेस किया कि वहाँ पर फ़िल्टर हो जाती थी, और जो जिससे लगता था कि किसी को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा है चैनल को, या फिर किसी को नुकसान हो रहा है, तो वो आगे नहीं जाने दी जाती थी। और आपने ऐसा कौन-सा चैलेंज था जो इस फ़ील्ड में किया, ताकि अगर कोई और इस करियर ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहता है तो वो उस चीज़ से रूबरू हो पाए? एक मज़ेदार बात कि आज की डेट में ना मीडिया के क्षेत्र में करियर ऑप्शन बहुत से हो गए, पहले नहीं था। हुँ। पहले लोग अखबार में जाते थे, टीवी में जाते थे, रेडियो में जाते थे। आज अखबार, टीवी, रेडियो नहीं, बल्कि आज आपके पास सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इसके अलावा भी कई चीज़ें, पीआर का क्षेत्र है, एडवर्टाइज़मेंट का क्षेत्र है, वीडियो प्रोडक्शन का क्षेत्र है, तमाम ऐसा है। मीडिया को लोगों ने बड़े दूसरे तरीके से यूज़ किया है। थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं। मीडिया की आपने बात की, पहले की बात की, क्रांति की बात की। मीडिया का मतलब क्या था? एक माध्यम जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुँचाते थे। आपको ये बात याद होगी कि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मुझे याद है कि जब पहले कोई खबर किसी दूसरे तक पहुँचानी होती थी, तो एक ढोलक लेता था व्यक्ति, जिसको मुनादी बोलते थे। वो मुनादी पीटता था और गाँव वालों को अवेयर कर देता था, एक माध्यम था। बात आगे बढ़ी तो पर्चे का खेल शुरू हुआ। उससे आगे बढ़ी तो लोग दीवालों पे लिखना शुरू किए। बात उससे आगे बढ़ी तो लाउड स्पीकर पे रख के अपनी बातें कहना शुरू किया उन्होंने। उससे आगे बढ़ी तो अखबारों में उन्होंने अपने ऐड देने शुरू कर दिए। तो जब इनके पास हुँ, आया हुँ। तो इनको एक बहुत बड़ा, ये शुरू में तो ये ठीक थे। यही वजह थी लोगों ने इनको उठाया। हुँ, हुँ। लेकिन जब इनके पास आया तो इसमें इनको बिज़नेस दिखा, जो रेवेन्यू मॉडल दिखा, वो जैसे-जैसे बढ़ता गया, खबरें कम होती चली गईं। खबरें कम होती चली गई, इन पे सवाल उठना शुरू हो गया। इन्होंने उसका इंस्टीट्यूशन खोला, वो इंस्टीट्यूशन बंद होने लगे। आज आप देखिए कितने लोग मास कॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर इन मास कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त कोर्स निकला निकला था। लेकिन टीवी के लोग जो चले गए, जब टीवी में आने वाले लोगों का शोषण होना शुरू हुआ, जो आपका सवाल था कि और क्या-क्या आपने देखा, तो ये डाउन होता चला गया। अच्छा है क्या कि ये इस तरह की फ़ील्ड है जहाँ पे आपको दौलत और शोहरत दोनों मिलती है, चमक-धमक की फ़ील्ड है, जो बाहर से देखते हैं उनके लिए बहुत चमक-धमक है इसमें। अब उनको ये लगता था कि यार सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब जैसे कहते हैं कि बॉलीवुड की ज़िंदगी बहुत क्या काली है, बहुत स्याह है, वैसे ही न्यूज़ चैनल की ज़िंदगी है। एक लड़का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए देकर के कोर्स करता है, आता है,
वो अपनी ज़िंदगी इंटर्न से शुरू करता है। आप एक चीज़ को समझिए कि एक जो चैनल होता है ना, उसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है। इनपुट में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ असाइनमेंट होता है, खबरें मंगाने का काम होता है, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, लाइब्रेरी होता है। आउटपुट का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ खबरें लिखने वाले लोग होते हैं, टिकर चलाने वाले लोग होते हैं, वीडियो एडिटर होता है, अपनी जो खबर बना के ऑन एयर करते हैं वो होते हैं, एंकर रिपोर्टर होते हैं। एक चैनल मैक्सिमम कितना एंकर रिपोर्टर रख सकता है? 2, 4, 10? टीवी पे तो वही आएँगे ना। लेकिन जो लोग मास कॉम करके टीवी में जाना चाहते हैं, वो पत्रकार बन के टीवी पे ही आना चाहते हैं, और जब वहाँ आना चाहते हैं, वहीं शोषण शुरू होता है उनका। आज के दौर में हालत ये है कि जब से न्यूज़ चैनल एजेंसियाँ आई हैं, जो न्यूज़ खुद देती हैं, जैसे एएनआई जैसी तमाम एजेंसियाँ हैं, एएनआई है, पीटीआई है, ऐसे बहुत सी एजेंसी जो न्यूज़ चैनल न्यूज़ की खबरें भेज देती हैं, रिपोर्टरों का तब से कोई वजूद नहीं बचा। और अब क्या होता है कि आपको रिपोर्टर बना देंगे और एंकर बना देंगे, इस लालच में बहुत से लोगों का शोषण होता है। और ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये एक चैनल नहीं है। और जहाँ भी आपको लाइमलाइट मिलती है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये 10 साल में ही जैसे डिजिटल मीडिया ने आया, वो सारी पोल खोल दी। आपने देखा होगा बहुत से लोगों पे मी टू जैसे आरोप लगे। रोज़ इस तरह की खबरें निकल के आती हैं कि मेरे इस एडिटर ने शोषण किया, मेरा उस एडिटर ने शोषण किया, इन्होंने कहा कि हम एंकर बना देंगे, इन्होंने कहा कि हम रिपोर्टर बना देंगे, इन्होंने कहा कि हम मीडिया में आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। जो बॉलीवुड में होता है मतलब सेम उसी तरीके का यहाँ पे भी किया। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। हुँ। अच्छा होता क्या है ना कि जहाँ पे हमको पब्लिक के बीच में लाइमलाइट चाहिए, वहाँ आदमी अगर अपनी मेहनत से नहीं जाना चाहता है, शॉर्टकट्स चाहता है, तो उसको किसी का फ़ेवर चाहिए, तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग ताकतवर हैं, जो इस पोज़ीशन में बैठे हैं कि आपको वहाँ तक ला सकते हैं, उनकी अपनी एक डिमांड होती है। कई बार लोग म्यूचुअल जाते हैं और बाद में वो आरोप लगाते हैं जब उनकी इच्छाएँ फुलफ़िल नहीं होती हैं। क्या है कि जो भी इस तरह की दुनिया होती है, उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। हुँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर टीवी का माध्यम इतना सशक्त था, तो आपकी 24 साल में ही आपका अंत कैसे हो गया भाई? 2000 में आप शुरू होते हो और 24 साल तक आते-आते आप सिमटते चले जाते हो। इसका मतलब ये कि आपने जनता से बहुत कुछ छिपा के रखा, जो उनको नहीं बताया, और जनता जब उन चीज़ों को लेकर के अपने नए माध्यम में आई, तो आप धराशायी होते चले गए। तो जो लोग नया करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आपने बताया कि वो लोग रखते तो कुछ ही लोगों का, बाकी लोगों का शोषण ही किया जाता है कि इस नाम पे कि भी आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको ऑप्शंस अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँगी। तो वो लोग इस चीज़ से बचें कैसे और कैसे मतलब इस में फ़ील्ड में आगे बढ़ सकें? कि मतलब उनको डिजिटल मीडिया के थ्रू ही आगे बढ़ना चाहिए? ये मीडिया हाउसेज़ में जाएँ तो किस चीज़ों को लेकर वो अलर्ट रहें? 2 चीज़ें, मीडिया हाउस में जो काम होता है, वो आप अपने पारिश्रमिक के लिए तो जाते हैं। 2 चीज़ें थी जिसके लिए आप मीडिया हाउस में जाते थे। एक तो पैसा मिलेगा, दूसरा नाम होगा। आप में अगर सामर्थ्य है, आप में अगर स्किल है, तो उस मीडिया के बहुत से माध्यम आज खुल चुके हैं। आप उस पे जाइए, चीज़ों को लेकर के आइए। मैं बताता हूँ मैम होता क्या है और पत्रकारों की ज़िंदगी कितनी बुरी होती है। वो तमाम पत्रकार जो वक़्त रहते अपनी पत्रकारिता को छोड़ दिए, उनके लिए बेहतर है शायद उनकी ज़िंदगी थोड़ी कठिन हो गई होगी, लेकिन उनका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होगा। पत्रकारों की जवानी तो अच्छी होती है, लेकिन बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उस समय उनको कोई पूछता नहीं। जो दूसरे लोग होते हैं, वो एक्सपर्ट बन के दूसरी जगह बैठ जाते हैं और अपनी फ़ीस लेते हैं, लेकिन पूर्व पत्रकार नामक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और आप जब सिस्टम से अलग होते हैं, अपना कोई वजूद नहीं पैदा कर पाते, तब आपके करियर का और आपकी अपनी पहचान का संकट बड़ा होता है। अभी क्या है कि मीडिया में जो लोग 10 साल, 15 साल का अनुभव लेकर के जाते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी अपनी तनख्वाह बड़ी हो जाती है। अब कोई 1.5 लाख पे, 2 लाख पे है। मीडिया घराना देखता है, अच्छा इंटर्न लेके आओ और इनको रिप्लेस करो। कितनी कठिन परिस्थिति होती होगी वो, कि एक व्यक्ति 15 साल में अपनी एक मार्केट तैयार की रिपोर्टिंग में, आप एक नया बच्चा लेकर के आते हो, 2 साल में तैयार करते हो, बोलते हो कि माइक ले जाके बाइट ही तो लेनी है, क्वेश्चन हमारे लोग देंगे। क्योंकि अब एजेंडा चल रहा है ना, शाम को कौन-सी स्टोरी चलेगी, ये पहले न्यूज़ रूम में तय हो गई है। अब उसके लिए इनपुट चाहिए आपको, रिपोर्टर नहीं चाहिए, उसको खबर नहीं डेवलप करनी है। शाम को जो चलना है उसके लिए इनपुट चाहिए, तो एक बच्चे को भेजिए, आपका गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाला उसको लाइन अप करेगा कि भाई एक काम करो कि आपको ये बाइट चाहिए, हमारा एक लड़का जा रहा है, वो बाइट दे देगा, शाम का प्रोग्राम चल गया। तो ये अगर आप न्यूज़ चैनल में अपना 5 लाख 7 लाख फूँक करके जा रहे हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि 1 साल में क्विक आउट होंगे या 4 साल में होंगे, लेकिन आप होंगे। आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि मीडिया घराना जैसे-जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वैसे-वैसे आपकी ज़िंदगी इनसिक्योर होती चली जाएगी। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? आपके पास स्किल सेट है, तो आप अपनी चीज़ों को लेके आइए, आप उस तरह के अपने प्रोग्राम को बनाइए, और डिजिटल मीडिया में अलग-अलग बहुत से मंच हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, बिल्कुल नए लोग हैं, जो किसी मंच पे नहीं, लेकिन वो ट्विटर से बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं वो, और बहुत मतलब साफगोई से अपनी बातों को रखते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं।
बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी बहुत अच्छी पैसे भी पाते हैं और इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा कमाते हैं। यूट्यूब तो सब देख ही रहे हैं। फेसबुक, आप जिन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, अच्छा, पत्रकारिता में ना बीट होती है। मतलब रिपोर्टर होने का मतलब क्या है? वो पॉलिटिकल माइक एंकर होने का मतलब क्या है? जब मैं जिस चैनल में काम करता था, स्पिरिचुअल की एक बीट थी, धर्म कर्म की, एस्ट्रोलॉजी की अलग थी, ऑटोमोबाइल्स की अलग थी, बिजनेस की अलग थी, क्राइम की अलग थी, पॉलिटिकल अलग थी। 75 तरह की बीट होती है। वो 75 तरह के यूट्यूब चैनल हो सकते हैं। आप अगर किसी आप फैशन के रिपोर्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड के रिपोर्टर बनना, आप देखिए ना इंस्टाग्राम पे कितने बड़े-बड़े चैनल हैं। वो किसी ने शुरू तो किया होगा ना। वो बड़े घरानों के नहीं हैं, वो छोटे-छोटे लोगों के हैं जिन जो आज बड़े बन गए। आप अगर ऐसी कोई भी चीज़ लेकर के इस मार्केट में आते हैं जिसको पब्लिक की ज़रूरत है, तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट भी करेगी और आपको बड़ा भी बनाएगी। तो अगर मैंने जो बताया, ऐसे आप जब ढूँढने बैठेंगे तो कम से कम ऐसे आपको 75 बीट मिलेगी। धर्म कर्म से लेकर के और यहाँ तक। जितने अलग-अलग यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं ना, आयुर्वेद की भी अपनी एक अलग थी, योग की अलग है। तो ये जो आजकल कुछ चैनल एपिसोड चलाते हैं अपने यहाँ ना, आजकल नए-नए लोग इसका अपना एक यूट्यूब चैनल बना कर के उसी डोमेन में जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप किसी न्यूज़ चैनल में जाएँगे तो किसी एक बीट पे रिपोर्टिंग करेंगे, अगर आपको रिपोर्टिंग मिलती है तो। एंकरिंग मिलेंगी तो आप ये समझिए कि कुछ एंकर जो नए एंकर हैं वो बौद्धिक रूप से बहुत कम होते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। उनको टीपी दे दी जाती है, टेलीप्रॉम्प्टर, और खबरें लिख कर के दी जाती है न्यूज़ रूम से। और वहाँ फायर होती है, पीसीआर आपको देता है, आप पढ़ते हैं, तो कौन-सा बौद्धिक लेवल है आपका भाई? किस चीज़ पे आप इतनी बड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं? और जो जो बड़ी समस्या होती है ना कि टीवी से आउट होने के बाद अपना करियर नहीं बन पाता क्योंकि वहाँ सब कुछ आपको परोसा जाता है, आप अपना खुद का डेवलप ही नहीं कर पाते। तो मैम जो नए माध्यम हैं, उसमें आप जाइए। नई चीज़ों पे आप अपनी वो फ़ील्ड चुनिए जिसमें आप बेहतर कर रहे हैं। उस पे आप रिसर्च करिए, काम करिए। आज उस पे आप खबर चलाएँगे, कल उसके कोच बन के बैठ जाएँगे आप। और सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं, जैसे आपका जो चैनल है उसकी कम से कम 10 देशों में उसकी व्यूअरशिप होगी। इंडिया में सबसे ज़्यादा होगी, हो सकता है नेपाल में उससे कम हो, दुबई में उससे कम हो, अमेरिका में उससे कम हो, लेकिन उसकी व्यूअरशिप होगी। जो टेलीविज़न चलता है इसकी व्यूअरशिप कितनी है ब कितने लोग देखते हैं? और आज के डेट में तो और ये जानना ज़रूरी कि कितने लोग देखते हैं, जब यूट्यूब का ज़माना है। जब मैं कहीं बैठता हूँ ना और कोई इस तरह की खबर आ रही होती है, जो आम दर्शक बैठा होता है, "क्या बेवकूफ़ बना रहा है यार, बंद करो टीवी, हम देख लेंगे जहाँ हमको देखना होगा।" तो अगर क्रेडिबिलिटी जाएगी तो नए लोग आएँगे, नए ऑप्शन आएँगे और उसमें आगे करने का मौका बहुत होगा। तो जो नए लोग करना चाहते हैं, वो सीखें और इसको माध्यम समझें, क्रांति मत समझें। क्रांति का ज़माना चला गया जब क्रांति हुआ करती थी, और जो लोग क्रांति करने के लिए आज इस फील्ड में बैठे हैं ना, वो शुद्ध रूप से पत्रकार हैं, उनकी कभी आपको उनके पास एसेट नहीं मिलेगा, बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसमें ये है ही नहीं। आप लाइज़निंग करेंगे और कॉर्पोरेट लॉबिंग करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। तो हमें अपनी प्रायोरिटी तय करना पड़ेगा, प्रायोरिटी तय करते ही हमको माध्यम मिल जाएगा कि हमको करियर कहाँ बनाना है। बिल्कुल, आपने जो बातें बताई ना उससे ये चीज़ें बड़ी क्लियर हुई कि अगर हम सिर्फ लाइमलाइट के चक्कर में देख रहे हैं कि बहुत फैंसी है, हम न्यूज़ रूम में बैठेंगे, एंकरिंग करेंगे, हम एक रिपोर्टर बन जाएँगे और इस तरह से, तो उसके भी अपने एक चैलेंजेज़ हैं। जैसे हर फ़ील्ड के होते हैं, अपने एक चैलेंजेज़ हैं। अगर सिर्फ वो चकाचौंध को देखकर कोई जा रहा है, तो वो अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे। अगर उसको उसके बावजूद ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे पैशन है मेरे अंदर कि जर्नलिज़्म को लेकर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो और बहुत से ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करे। अपने लेवल पे करे, अगर उनके अंदर वो ट्रू स्किल है, तो उसकी वैल्यू जो जनता को करनी है, वो ज़रूर करेगी और उनको वो सब ज़रूर मिलेगा, उसके रिज़ल्ट में जो वो चाहते हैं, जो कि हो सकता है कि वो किसी न्यूज़ चैनल के साथ अगर कनेक्ट हो जाएँ, तो उनका जो रियल स्किल है, जो आपने कहा बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रू स्किल्स चाहिए नहीं है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ट्रू स्किल्स चाहिए नहीं है, उनको तो अपने अकॉर्डिंगली जो जनता को दिखाना है, वही दिखाना है। तो अब अब आप मैम इसको ऐसे समझिए हुँ, ना कि आपने एक सेटअप तैयार किया। हुँ, आपने ये प्लान किया ना कि वो कैसे चलना चाहिए, हुँ, उसमें कोई दूसरा आता है। अगर आप कोई मैन पावर हायर करती हैं, तो आप किस लिए हायर करेंगी? वो आपके काम को आगे बढ़ा सके। हुँ। आपके जो काम नहीं हो पा रहे हैं, उसको वो आगे बढ़ाए, यही चाहेंगी ना? तो अगर वो आता है और वो सोचता है कि मैं अपनी क्रांति करूँगा, तो कर पाएगा क्या वो? संभव ही नहीं है। तो ऐसे ही मीडिया है, उनको अपनी चीज़ों को लेकर के आगे चलना है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, क्या बिल्कुल खबरें नहीं आती? अरे भाई, बिल्कुल खबरें नहीं आएँगी तो आप चल ही नहीं पाएँगे। तो आप अगर 100% की बात करें तो आप 70% तो आपका प्रायोजित है। 30% खबरें इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को पता चले, वरना जो थर्ड मीडियम बैठा है वो आपको रिप्लेस कर देगा।
ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अगर आपके पास है ये चीज़ें, तो आप एक नया माध्यम तलाश सकते हैं और जो करना चाहते हैं वो कर पाएँगे। वरना उस न्यूज़ रूम के जो पिंजरा है ना उसमें आप तड़पते रहेंगे और मतलब तड़फड़ाते रहेंगे, कुछ मिलने-जुलने वाला नहीं है। हम आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि आप ग्राउंड लेवल पे जाकर रिपोर्टिंग करते थे, तो कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आपने कभी फेस की हो? बहुत बार मैम, बहुत बार। अ, एक घटना थी सबसे पहले मैं केदारनाथ की बात बताता हूँ। जी। 2013 में वहाँ आपदा आई थी। लोग जा नहीं पा रहे थे, कोई रास्ता नहीं था और वो सबको याद है कि किस तरह से लोगों की वहाँ मौत हुई थी। मेरे सामने ऐसे हज़ारों डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा था इसको दफ़नाएँ या क्या करें? और मतलब उन लोगों का ढूँढना, मुझे लोगों के फ़ोन आते थे क्योंकि वो टीवी पे मुझे देखते थे कि यार वहाँ हो, कोई कहता था मेरे फादर हैं, मेरे मदर हैं, मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, ज़रा देखो। उस पहाड़ में शोर था तो केवल एम्बुलेंस और पुलिस के लोगों का। लोग मुझे वहाँ पे एक कर्नल अजय कोटियाल हुआ करते थे, आज भी हैं वो उत्तराखंड में और उन्होंने ही वापस से केदारनाथ को जो वहाँ पे चीज़ें बनी हैं डिज़ास्टर के बाद उन्होंने करवाया। मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ गया था, वहाँ लैंड किया था। वहाँ मतलब आज भी कई बार मैं रात को सोता हूँ तो मुझे वो नज़ारे याद आते हैं, वो शोर याद आता है। जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ़ खबरों को दिखा सकते हैं। वो खबरें दिखाई गई थी, खूब दिखाई गई थी, लोगों ने उसको देखा भी था। एक वो था। दूसरा मेरे लिए बड़ा इमोशनल वो था कि समय था, मैं गया था मराठावाड़ा। आपने सुना होगा किसान बहुत आत्महत्या कर रहे थे और वहाँ पे पानी की कमी थी तो सरकार ने ट्रेन ट्रेन के टैंकरों से पानी भिजवाया था, वहाँ पे। ज़मीन फट गई थी, वहाँ एक घर पे था, मुझे भी प्यास लगी थी और संजोग से वहाँ पानी नहीं था। एक वो तस्वीरें मेरे फ़ेसबुक पे हैं, जिनकी भी बात मैं कर रहा हूँ, ये सारी तस्वीरें हैं इसकी। एक छोटी-सी बच्ची एक लोटा पानी लेकर के आती है और मैं अपने ये बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ इसको अजूरी बोलते हैं, कि मैं दोनों हाथ जोड़ कर के वो पानी पी रहा था और उस पीते हुए मुझे यही ख़्याल आ रहा था कि मैं किसके हिस्से का पानी पी रहा हूँ। वहाँ मैंने जो स्थिति देखी थी, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं और मुझे लगता है कि तब से मैं शायद एक बूँद भी पानी बर्बाद नहीं करता। मैं रास्ते से जा रहा हूँ, कहीं से टैप से पानी टपक भी रहा है तो मैं उसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने वो हालात देखे थे। एक तीसरी चीज़ थी, मैं बिहार में गया था पूर्णिया जगह है, मधेपुरा एक जगह है, नेपाल के बॉर्डर के पास उधर पड़ती है। वहाँ हर साल बाढ़ आती है। लोग अपने मवेशियों को, अपने परिवार के, अपने बच्चों को लेकर के रोड पे आ जाते हैं। वहाँ जो महिलाएँ थीं, वो आधे बदन थीं, मतलब उनके पास कपड़े नहीं थे और खाने को चीज़ें नहीं थी। और मैं यहाँ तक गले में डूब करके मुझे गाँव में जाना था और कुछ था नहीं, तो उस पानी में लोगों ने कहा बहुत गहरा नहीं है, तो यहाँ तक डूब के गया था। और जो वहाँ मैंने देखा था कि कितनी मुश्किल से ज़िंदगी चलती है और हम लोग इन शहरों में बैठ कर के बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। वो बड़ा कठिन समय था, वहाँ रहना मेरे लिए बड़ा कठिन था, कुछ खाने को नहीं मिलता था, मैगी खा कर के 2 दिन था। अच्छा मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो उधर मछली-भात बहुत चलता है। तो वो वहाँ जितने भी होटल्स थे, वहाँ मछली-भात होती थी। वो एक बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। कश्मीर गया था मैं कवर करने के लिए। वहाँ कवर कर रहा होता हूँ डाउनटाउन में, तब तक अचानक से वो जुम्मे का दिन था और मैं सीआरपीएफ के लोगों के साथ चल रहा होता हूँ। अचानक से भीड़ आती है, गलियों से निकलती है, वो पत्थर मारना शुरू करते हैं। उसमें किसी ने किसी क्या ग्रेनेड था या पटाखा था, क्या था, उन्होंने फेंका और वो चीज़ लगी और मेरे यहाँ पे आके लग गई और ये पूरा जल गया। इसकी भी तस्वीरें हैं मेरे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें। और उन लोगों ने मुझे उठा के उनकी एक बख्तरबंद गाड़ी होती है उसमें डाला, वो लेकर के आए। तो 1-2 नहीं, ऐसे कई सिचुएशन आए। और आज जब मैं पलट के सोचता हूँ या मेरे अपने उसमें कठिन दौर आता है, मेरे अपने बिज़नेस में कठिन दौर आता है, तो मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ। मुझे ये लगता है कि वो घड़ी निकल गई तो ये बहुत आसान है। और वही एक सवाल था कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। आज भी कोई जाए जिन न्यूज़ चैनलों में मैंने काम किया उसकी लाइब्रेरी में मेरे नाम से अगर फुटेज टाइप करे, तो उस लाइब्रेरी में मेरे किए गए काम मिल जाएँगे क्योंकि न्यूज़ चैनल रखते हैं, कब उनको ज़रूरत पड़ जाए। रिपोर्टर चैनल बदलते रहते हैं लेकिन फुटेज रहती है। तो वही एक सवाल था कि परेशान किया। तो ऐसे कई मोमेंट ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो वहाँ पर आपके पास कोई ऐसी लिमिटेशन होती थी कि क्योंकि आप मीडिया हाउस के थ्रू हो, तो आपको सिर्फ़ रिपोर्टिंग करनी है। आप वहाँ पर मतलब कुछ सपोर्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे एक्टिवली? जैसे आपने केदारनाथ का बताया। हम कर सकते थे मैम और हुँ। करते भी हैं। लेकिन अपनी संवेदनाओं के बेस पे हमारे पास रिसोर्सेज़ तो होते नहीं। हम तो कवर करने के लिए गए हैं। इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, अपनी बातों से जो मरहम लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ खाने-पीने का है तो हम दे सकते हैं। जैसे मैं केदारनाथ में फँस गया था तो मेरे पास 3 दिन तक कुछ खाने को ही नहीं मिला।
फिर किसी घर से मुझे राजमा चावल दिया गया एक पत्तल पे, मैं था और मेरे क्रू मेंबर भी थे, ड्राइवर था, कैमरामैन था, ओबी वैन का इंजीनियर था, तो 3 दिन बाद वहाँ पे हमको खाने के लिए मिला था। अच्छा, वो हुआ क्योंकि हम केदारनाथ से दूसरी बार जब हम गए थे, वापस आ रहे थे तो वहाँ लैंडस्लाइड होता है। तो हम लोग फाटा से आगे चले थे। जब केदारनाथ से आप नीचे उतरती हैं, सोनप्रयाग से नीचे आती हैं तो एक जगह फाटा पड़ती है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है। फाटा से हम लोग आते रहे थे तो जैसे रुद्रप्रयाग से आगे बढ़े तो एक जगह पे पहले आगे की तरफ लैंडस्लाइड हुआ, तो हम लोग रुक के इंतज़ार करने करने लगे कि ये रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे बीआरओ काम करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज़ेशन। वो वहाँ पे काम करती है, वो रास्ते बनाती है। पीडब्ल्यूडी का वहाँ पे इतना नहीं होता, वो जो बड़े काम होते हैं या इस तरह के इमरजेंसी काम होते हैं, वो उनके थ्रू ही होते हैं। हम लोग आगे का वेट कर रहे थे, तब तक पीछे भी लैंडस्लाइड हो गई। अब हम बीच में फँस गए। हम ना पीछे जा सकते थे, ना आगे जा सकते थे। अब हमें इंतज़ार करना था कि जब तक वो रास्ता नहीं साफ होगा, तब तक हम नहीं जाएँगे। 1 दिन पहले से भूखे थे, 2 दिन वहाँ फँस गए। अच्छा, लेकिन अब उसमें ये होता कि हमारी भी लोग मदद करते थे और हमसे जो बन सकता था, हम कर सकते थे। हाँ, ये करते हैं कि वहाँ पे कोई अथॉरिटी का बंदा है और हमें लगा कि इस फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या कहीं भी किसी भी रिपोर्टिंग में उनको ज़्यादा ज़रूरत हो, तो हम उनसे बोलते थे कि आप देखो, इनको ज़रूरत है। अब उनके लिए क्या होता है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन हम किसी का एक्स्ट्रा फ़ेवर कर दिए, तो हमारा मान रखने के लिए उनके लिए करते थे। तो इस तरह के फ़ेवर भी हम उन लोगों के लिए करवाते थे। तो जो मीडिया हाउस को जो पता चलता था कि आप इतनी टफ सिचुएशन में हो वहाँ पर जो रिपोर्टिंग करने गए हुए, तो वहाँ से भी कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलती थी? वो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे भी नहीं सकते थे और वो हमारा बेसिकली काम था। मतलब वो मीडिया मतलब अगर हमने रिपोर्टिंग को चुना है और ऐसी टफ सिचुएशन में, तो वो हमारा काम है, वो रिपोर्टर का काम है। मीडिया के लोग ये कहते थे कि अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना, जितना हो पाए उतना करना। कई बार टीआरपी के चक्कर में हम लोग खुद बहुत आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं यार, ऐसे फुटेज अगर मिल जाएँगे तो फिर चैनल चल पड़ेगा, उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। तो वो ये कहते थे कि अपना ध्यान रखना, लेकिन उस ग्राउंड ज़ीरो पे जब आप होते हैं तो आपका जो कॉमन सेंस होता है ना, वही सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है आपके हानि और लाभ के लिए। तो वो एक अलग और अच्छा, सच में ज़िंदगी में जो सोचने-समझने की क्षमता पैदा हुई ना, वो ग्राउंड ज़ीरो पे जाने के बाद ही हुई। अगर हम टीवी के रिपोर्टर जैसे अगर हम टीवी के रिपोर्टर हैं और स्टूडियो में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे सोच का दायरा बस स्टूडियो, टीपी और लिखी हुई खबरों तक ही रहेगा। अब जैसे मैं सहारनपुर दंगे में गया था, नगर दंगे में गया था, जहाँ आपको याद होगा कि नहर के दोनों तरफ गोली चली थी और कई लोगों को उन्होंने डाल दिया था। जिस लड़की की वजह से वो दंगा हुआ, मतलब जिस लड़की को छेड़ने की वजह से वो दंगा हुआ था, जब मैंने उससे बात की, उस गाँव में गया, तो वो जो एक्सपीरियंस था, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो नहीं बताई जा सकती, जो टीवी में पे भी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि अगर वो एक्चुअल वैसे ही आ जाएँगे, तो फिर जो स्थिति समाज की होगी, वो कुछ और होगी। शायद उससे दंगे भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाते हैं और तब आपको भूख पता चलती है, मेहनत पता चलता है, रिस्क पता चलता है, लेकिन उससे जब आप निकल के आते हैं, तो इतना अनुभव लेकर के आते हैं और अपनी एक नई पर्सनैलिटी लेकर के आते हैं, जो बहुत अलग होती है। तो न्यूज़ चैनल का सपोर्ट बस इतना ही था कि भाई आप सुरक्षित रखिए, काम करिए। पैसे वो देते थे, गाड़ी वो देते थे, संसाधन वो मुहैया करवाते थे, काम हमें करना होता था। कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपको लगता हो कि आपने बहुत स्ट्रगल करके उसको इकट्ठा किया था और आपको लग रहा था कि बहुत इम्पैक्टफुल है, लेकिन वो आगे से पास नहीं हो पाई? एक घटना ऐसा बताता हूँ। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, जो हुँ। इस तरह की घटनाएँ होती हैं, उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर चलती है, मिनट टू मिनट चलती है। जो घटनाएँ होती हैं, क्योंकि उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उससे अवेयर होता है आदमी। अब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सी खबरें रोकी जाती हैं, कौन-सी खबरें चलाई जाती हैं। हम जिस एरिया में आज बैठ कर के इंटरव्यू कर रहे हैं ना, उधर पतवारी गाँव है। पतवारी गाँव के सामने कुछ बिल्डिंगें बन रही थी और ये 2012 के आस-पास की बात है, जब यहाँ बहुत कुछ डेवलप नहीं हुआ था, मतलब बिल्कुल खाली था, लोग नहीं रहते थे। तो यहाँ जो ज़मीनें थीं, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो चारागाह की होती हैं, ग्राम समाज की होती हैं, आबादी होती है, तालाब की होती है और इसको खतरा और खतौनी में यानी तहसील में ये कहा जाता है, जहाँ आपके ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है कि ये इसका लैंड यूज़ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या लैंड यूज़ ट्रांसफ़र ना करने का मतलब कि अगर तालाब की ज़मीन है तो आप उसको कृषि में नहीं बदल सकते हैं। आप घर बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ग्राम समाज की ज़मीन है तो उसका आप कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ग्राम समाज का ही यूज़ होगा। चारागाह यानी कि अगर पशुओं के लिए कोई ज़मीन छोड़ी गई है तो उन्हीं के लिए रहेगी, आप उसका लैंड यूज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी एक बहुत बड़े बिल्डर की खबर मेरे हाथ लगी थी और उसके लिए बहुत दिनों से मैं वो कर रहा था। उसमें 3-4 मेरे इन्फॉर्मर थे जिन्होंने मुझको वो खबर दी थी और उस खबर को मैंने किया और ले जाकर के ऑफ़िस में सबमिट भी किया। लेकिन वो जो बिल्डर था, बिल्डर का मालिक से भी संपर्क होता है, वो देते भी हैं और कई बार बिल्डर ऊपर ही ऊपर समझौता कर लेते हैं। बिल्डर नहीं, कोई भी हो सकता है वो,
कि वो खबर गई और पता चला मैं तो एक अदना सा रिपोर्टर हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहा हूँ, मैंने खबर दे दी, अपने डिपार्टमेंट को दे दी, डिपार्टमेंट ने आगे बढ़ा दी, आगे ने अब देखा कि वो यार इस तरह की खबर है कि दिक्कत होगी, तो जो डिपार्टमेंट का सीनियर होता है वो जाके सुप्रीमो बॉस से बात करता है। अब सुप्रीमो बॉस ये तय करता है कि इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। और पता चले कि बिल्डर को पता चल जाए कि अच्छा वो फलाने चैनल का रिपोर्टर आया था और हमसे खबर लेकर के गया है, वो हमारे यहाँ फ़ोन करेगा उनको कि भाई ऐसा-ऐसा है। तो हो सकता है कभी वो अपने म्यूचुअल संबंधों पे उसको मना करवा ले, कभी कुछ दे लेके मना करवा ले। तो वो मेरी बहुत अच्छी खबर थी, उसको दबा दी गई और वो खबर नहीं चली और जो भी समझौता हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत मेहनत की थी मैंने। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि गाँव के ही किसान जाकर के मुकदमा कर देते हैं। तो जो खबर उन्होंने पैसे रुपए देकर के रुकवाई होगी, किसानों ने उस काम को ही रुकवा दिया। वो बिल्डिंग आज भी वैसे ही खड़ी है, नहीं जी, बनी। हुँ। तो है इस तरह की सिचुएशन आती है। मतलब मेरे वही साथ है भी कि आई है। आपने यही बताया इससे कि ये मैसेज ये मिलता है कि जो आम जनता है उसको खुद भी अवेयर रहना है, क्योंकि मीडिया पे ही डिपेंडेंट अगर रहेंगे स्पेशली न्यूज़ चैनल्स पे, तो ज़रूरी नहीं है हर खबर जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है वो आप तक पहुंच रही हो। बिल्कुल, इसलिए अपने आसपास जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, तो खुद भी ध्यान रखो कि क्या चीज़ें हैं, उनको खुद भी नोटिस करो, खुद भी ऑब्जर्व करो, खुद भी एक्शन लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई आकर गाइड ही करेगा और आप टीवी पे देखेंगे तभी पता चलेगा कि आपको करना क्या है। तो जैसे आपने इसमें बताया, तो इसका मतलब ये भी हमें समझ में आता है कि जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं, और आपने कहा कि न्यूज़ चैनल्स के अलावा मीडिया हाउस किसी बड़े नाम से कनेक्ट होने की बजाय आप इंडिपेंडेंट लेवल पे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ग्राउंड लेवल पे स्कोप बहुत है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो कि नहीं पहुँच पा रही हैं आम जनता तक। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो वो वहाँ तक पहुँच सकता है, वो खबरें निकाल के ला सकता है। तो आपको ऐसा कौन-सा लगता है कि कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो जनता तक खबरें पहुँचनी चाहिए हैं, बट नहीं पहुँच रही हैं? मैम मुझे लगता है ना कि हमारे गाँव में काम करने की ज़रूरत है। हमें उन लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है जो सोशल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमें उन क्षेत्रों को काम करने की ज़रूरत है जो अनटच हैं। हमें अपने रिचुअल पे काम करने की ज़रूरत है। हमें हमारे ट्रेडिशन पे काम करने की ज़रूरत है। और कोई भी इस चीज़ को सुनते हुए गूगल में जाकर के टाइप कर ले, यूट्यूब में चा जाकर के टाइप कर ले, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो चैनल बड़े हैं। इस पे बड़े बिज़नेस लोग कर रहे हैं। हैंडलूम आज क्यों बहुत आगे आ गया? सरकार ने जो प्रमोट किया वो प्रमोट किया। यूट्यूबरों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसके आगे भी त्योहार आएँगे, सबके घर में हैंडलूम की बनी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़्यादा जाएँगी। जो बड़ी-बड़ी चीज़ें मार्केट में बिकती हैं घर सजाने के लिए, उसमें जितनी भी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं ना, वो जाती हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसको दिखाया गया। जिन चीज़ों को हम नहीं दे अच्छा ये मार्केट बड़ी क्रूर है। मार्केट ना आपके सोच को बदल देती है। आप क्या पहनेंगी, आपके घर में कैसे त्योहार मनाया जाएगा, ये मार्केट तय करेगा। कभी रक्षाबंधन में बहनों के लिए लोग लड्डू लेकर के जाते थे, मिठाई लेकर के जाते थे। अब चॉकलेट लेकर के जाते हैं। आपके पास जो होता था वो आप गिफ्ट करते थे भई। आपके अभी दिवाली आ रही है, हम क्या-क्या इसमें चढ़ाते थे। अब मार्केट बताता है कि अच्छा दिवाली आ रही है तो ये गिफ्ट करिए। आप दिवाली आ रही है तो ये चढ़ाइए, इसका पूजा करिए। और हम उस मार्केट के थ्रू चल रहे होते हैं। लेकिन जो नए लोग आए हैं, वो इस मीडियम में उस मार्केट को भी चैलेंज किए हैं। उन्होंने ये अवेयर किया है कि ये मार्केट आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हेल्थ के लेवल पे अवेयर किया है, खाने-पीने के लेवल पे अवेयर किया है, सामान प्रोडक्ट के लेवल पे अवेयर किया है। एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी पीछे कि चाइना से जो खिलौने आते हैं और जो बच्चे उससे खेलते हैं, उसमें जो पेंट होता है ना, वो पेंट जब उनके मुँह में जाता है तो बीमार करता है। अब वो जो बीमार करता है, कोई सरकार मुहिम चलाई थी क्या? किसी और ने मुहिम चलाई था क्या? कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ समाजसेवी थे, कुछ यूट्यूबर थे और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जब यूट्यूब या ट्विटर पे ट्रेंड होता है बायकॉट फलाना, बायकॉट ढिकाना ढिकाना, बॉलीवुड तक को बैकफुट पे आना पड़ा जिसके पास इतने पैसे और इतने सितारे हैं। तो ये समझिए कि बहुत बड़ा हथियार है, हमारी मोबाइल बहुत बड़ा हथियार है, हमारा दिमाग बहुत बड़ा हथियार है। हमें लोगों से इन्फ्लुएंस होने के बजाय अपनी एक सोच डेवलप करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मार्केट से अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो क्या वो मार्केट परोस रहा है या वो हमारे हित का है? और उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो फ़िल्म का रिव्यू कर के बहुत मशहूर हो गए और वो आज बहुत बड़े हो गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्रोडक्ट का रिव्यू कर के बहुत बड़े हो गए। अब उसमें बाद में चीज़ें दूसरी भी हो जाती हैं कि प्रोडक्ट का रिव्यू पहले तो आप ईमानदारी से करते हो, फिर वही प्रोडक्ट वाला आपको लाके बड़ा-सा पैसा थमा देता है, बड़ा-सा पैकेट थमा देता है। फिर आप कहते हो कि अरे नहीं चलो अब इसकी भी बात कर लेते हैं। हर फ़ील्ड में स्कोप है। आप बैठिए
एआई जैसी टूल्स हैं, उस पे टाइप करिए कि हमको 100 ऐसी फ़ील्ड बताओ जिस पे हम अपना यूट्यूब बना के काम कर सकते हैं। या हिंदुस्तान के 100 ऐसे फ़ील्ड बनाओ जिस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेकर के हर जगह स्कोप है। आपका इंटरेस्ट किसमें है? आप काम किसमें करना चाहते हो? और आपके पास पेशेंस कितना है? इस पे ये डेवलप करेगा कि आपकी जर्नी कितनी लंबी होगी। जब आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया होगा, सालों लग गए होंगे, 2 साल लग गए होंगे, 3 साल लग गए होंगे यहाँ तक आने में आपको। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि वो कंटेंट आपके अच्छे नहीं थे। जब लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया होगा आज की डेट में, तो आपके पुराने कंटेंट भी चल रहे होंगे, उसपे भी लोग कमेंट करके आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे। लेकिन ज़रा उस समय को समझिए, जब आपने उसको शुरू किया होगा तो मानसिक स्थिति क्या रही होगी? कितना कठिन समय रहा होगा कि हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है? तो जो लोग भी इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, कोई नई फ़ील्ड उठा कर के काम करना चाहते हैं, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि पब्लिक की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग काम करने वाले हैं, हो सकता है कि आपकी बात वहाँ तक नहीं जा पा रही है। और आप अपने स्किल सेट पे काम करिएगा। अगर मार्केट के रिस्पॉन्स पे काम करना शुरू कर देंगे तो आप फेल हो जाएँगे। मैंने ये चीज़ कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि बिज़नेस 2 तरीके से शुरू होता है और उसके फेल और पास होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। जैसे आप जो कर रही हैं आज, ये बिज़नेस आपका चलेगा और अगर ये फेल हुआ तो आपको कुछ नुकसान नहीं होना है, क्योंकि आपने अपने स्किल सेट पे शुरू किया है, पैसा लगा के नहीं शुरू किया है। तो जो लोग पैसा लगा के बिज़नेस शुरू करेंगे और स्किल नहीं है, या यूट्यूब पैसा लगा के शुरू करेंगे, अपने स्किल के दम पे नहीं करेंगे, दूसरों को देख कर के शुरू करेंगे और उनको बहुत अच्छा फुटेज चाहिए, बहुत अच्छी एडिटिंग चाहिए, तो वो फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक टाइम के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग अपने स्किल के दम पे धंधा शुरू करेंगे, कोई बहुत अच्छा कॉपीराइटर है, अगर वो पर वर्ड ₹1 लेकर के शुरू करता है, तो आज उसका 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 हो सकता है उसको अपने अंडर में 10 कॉपीराइटर रखने पड़े और उसका धंधा बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास तमाम फ़ील्ड हैं, आप आ सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। ज़रूरत है कि ईमानदारी और पेशेंस के साथ आप उसमें काम करें और मैम सच में आज का टाइम बहुत आसान है। मैं जब आज से 13-14 साल पहले इस फ़ील्ड में आया था, तो वो बहुत टफ टाइम था। आज लोगों तक पहुँचना, पैसा कमाना, अपने आप को बड़ा बनाना, ये तीनों काम आसान है। हुँ। तो ये तो आपने बात करी कि जो काम करना चाहते हैं मीडिया की फ़ील्ड में, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इसी में ही बात करते-करते आप बता रहे थे कि जो लोग रिकमेंड करते हैं, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो भी थोड़े टाइम के बाद कई बार क्या हो जाता है कि उनका भी पेड प्रमोशन चल रहा होता है। तो यानी कि वो जो मैं स्टार्टिंग में एक बात कर रही थी, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे ट्रस्ट रहा नहीं, तो हम यहाँ से आए कि अब जब सोशल मीडिया पे हैं जो लोग खुद अपने दम पर अपने स्किल्स के बेसिस पे कर रहे हैं रिपोर्टिंग, तो वो भी कई बार पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो आम जनता है, वो कोई भी जो न्यूज़ आ रही है, कोई खबर आ रही है या कोई चीज़ उनको प्रमोट क की जा रही है, तो वो कैसे ट्रस्ट कैसे करे? वो कैसे बिल्ड करे कि किसके ऊपर भरोसा करना है और किसके ऊपर नहीं करना है? तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या किसी होटल में स्टे करने जाते हैं, तो एक जगह के बजाय हम 3-4 रिव्यू देखते हैं। 3-4 प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है या इसकी विश्वसनीयता कैसी है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप 2-3 जगहों पे जब जाएँगे, तो कोई न कोई ऐसा होगा जो ईमानदारी से उसके बारे में बोल रहा होगा और आपको वो पता चल जाएगा। तो बस थोड़ा-सा और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा और अवेयर होने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा चुनौती है जो आपने कहा कि जो विज़ुअल्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनको हम कैसे फ़िल्टर करें। लेकिन आप ये समझिए कि इधर बीच एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो लोग बहुत अच्छा पैकेज बना करके, बहुत अच्छा एडिटिंग करके अपने वीडियो डाल रहे हैं, वो नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चल रहा है और कुछ लोग ऐसे ही गाँव के लोग ऐसे रियल फुटेज लेते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती है, रियल फुटेज होती है, रियल बोलते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं। या किसी ने बहुत अच्छा ग्राफ़िक्स बना के डाला, वो नहीं चला, किसी ने रियल फ़ोटो बनाई और पोस्ट कर दी, वो चल गया। तो उसकी वजह ये होती है कि जो जनता भी होती है ना, वो ये समझती है कि कहाँ हमको बनाया जा रहा है और कहाँ एक्चुअल चीज़ें परोसी जा रही हैं। जहाँ एक्चुअल चीज़ें हैं, वहाँ वो परफ़ॉर्म करती हैं और जहाँ बनाया जाता है, वो जनता फिर उन लोगों को बनाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वही है कि अपना दिमाग जो है वो खुला रखना है और ये देखना ही है कि जो हमको हमें परोसा जा रहा है, जो भी हमें चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बात बता रहा है या प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होने की जगह अपनी जो सोच समझ है, उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीज़न लेने हैं, जो भी अपनी लाइफ़ से रिलेटेड हों या कुछ खरीदना है उससे रिलेटेड हों या लाइफ़ में कुछ करना है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपने बात करी कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका तो थोड़े टाइम में समझ आ जाता है। लेकिन मीडिया की क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो मीडिया में न्यूज़ मीडिया ही नहीं आती, जो सिनेमा, बॉलीवुड जो इतना बड़ा रोल प्ले करता है, जो
एक तरीके से माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बहुत हद तक, जो हमारा यूथ है उसके और बच्चों के। उसमें कई प्रोडक्ट्स ऐसे वो बेच रहे होते हैं, पीछे चला शाहरुख खान और ये अजय देवगन, ये जितने बड़े-बड़े हैं ये लोग ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए हमारी अच्छी है नहीं है। लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है कि जो वो ऑडियंस है जिसको कुछ समझ ही नहीं है, भोले बच्चे हैं, वो उनसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि चंद पैसों के लिए किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना है। तो जिसकी बात आप कर रही थी हुँ, मैम, उसमें आप देखिएगा कि उसमें से एक एक्टर को रोल बैक करना पड़ा। हुँ। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसको लगा कि उसके जीवन भर की जो कमाई अपनी क्रेडिट की है ना, वो दाँव पे लग रही है। अक्षय कुमार आई गेस। हाँ, हुँ, हम वो सबको समझ में आ रहा है कि हमारी बातचीत में हम किस प्रोडक्ट और किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्षय कुमार को रोल बैक करना पड़ा। अच्छा, अब कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो किसी न किसी को तो देगी, उसको करवाना है। लेकिन जनता ने ये समझ लिया कि अच्छा ये व्यक्ति तो ठीक है, ये राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए। सचिन तेंदुलकर इस तरह का कोई ऐड क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते हैं तो उनको जब जनता देखती है या उनकी जो इमेज है वो किस तरह की है? वहीं जो दूसरे लोग इस पे काम करते हैं उनकी इमेज किस तरह की है? तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आप पैसे के लिए कीमत चुका रहे हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग बैठ करके वॉच ही नहीं कर रहा है, बल्कि कमेंट कर रहा है। जो आपके प्रशंसक थे वो भी आपके विरोधी बन गए उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि जनता कई बार सीधे डायरेक्ट अगर वो आंसर नहीं भी दे पा रही तो समय पे देती है वो। आप जैसे सिनेमा के इम्पैक्ट की बात कर रही थी। आप पिछले 2 साल में देखिए जो मूवी हाइपोथेटिकल ये लोग बना रहे थे ना, उसको हमारी हिंदी भाषी जनता ने ये कहा कि आपसे बेहतर तो साउथ वाले हैं। वो एक्शन भले ही दिखाते हैं, लेकिन वो रीति-रिवाज दिखाते हैं, धर्म-कर्म दिखाते हैं। वो जो भी मूवी बनाते हैं वो किसी न किसी मुद्दे पे उठाते हैं। उनके पास एक मुद्दा होता है जो सच में रियल होता है, उस पे वो क्रिएट करते हैं। आप क्या दिखाते हैं? उसके बाद इन्होंने 2 साल में क्या किया कि तमाम बहुत सफल लोगों की जीवनी को उठाया और उनकी रियल लाइफ पे स्टोरी बनाई और वो स्टोरियाँ चली भी। कुछ कलाकार जो बिल्कुल नए लड़के हैं, जो थिएटर से आते हैं, वो क्यों बहुत मशहूर हैं? वो सारे के सारे पूरबिया हैं। क्योंकि उनके कैरेक्टर में उनकी अपनी ज़िंदगी दिखती है और जब उनकी ज़िंदगी दिखती है, उनका स्ट्रगल दिखता है या पूरब दिखता है या इस तरह के जो भी लोग हैं, जनता अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। उसको लगता है कि ये बहुत ऐसी बातें नहीं हो रही हैं जो काल्पनिक हैं। तो ये जो माध्यम आया है मैम, जिसमें हम लोग बैठे हैं, इस माध्यम ने इन लोगों को सिर्फ़ रोका ही नहीं है, आईना ही नहीं दिखाया बल्कि इनको रोका भी है और रोका ही नहीं है, इनको चेंजेस करने पड़े हैं और आगे भी ये करेंगे। लेकिन उसके लिए वही कि जनता कितनी अवेयर हो रही है, कितनी मजबूत हो रही है, वो अपनी तरीके से क्या समाज में दे रही है, जो लोग लेकर के आ रहे हैं, अब एक तरफ से बात नहीं होगी, अब दोनों रास्ते खुल चुके हैं। हम कुछ कह के बच के नहीं निकल सकते। हम कहेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ना पब्लिक अपनी बात कहेगी और पब्लिक बात ही नहीं कहेगी, हमारी कही गई बात पे वो वीडियो बना करके उसको भी वायरल करेगी। इसलिए जब हम इस डोमेन में हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है और हमारी सतर्कता भी बढ़ जाती है, दोनों बढ़ती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब हम इस पोजीशन पे बैठते हैं कि जब हमें लग रहा है कि लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेवारी बनती है कि हम उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करें और सही चीज़ें ही उनको बताएँ। जैसे आप इस फ़ील्ड में रहे हैं और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, आपने बताया, और उसको प्रेज़ेंट आगे न्यूज़ एंकर करते थे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी कोई स्टोरी लेकर आए हों और उसको आपको जब आपने उसको सुना हो एंकर के थ्रू, तो आपको लगा हो कि इसको मैनिपुलेट कर दिया गया है और कुछ एथिक्स के साथ, जो एक जर्नलिस्ट के एथिक्स होते हैं, जो मीडिया पर्सन के एथिक्स होते हैं कि उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, अनबायस्ड रखना है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया प्रेज़ेंट करते हुए? होता है, उसकी कई वजह भी होती हैं। जैसे न्यूज़ चैनल में आपको 30 मिनट का कोई स्लॉट दिया गया है ना, तो उसमें 20 से 22 मिनट ही खबर होती है आपकी, बाकी कॉमर्शियल होता है, जो उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो कई बार समय की बाध्यता की वजह से स्टोरी शॉर्ट हो जाती है, जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। कई बार उनको लगता है कि यार ये जो कह रहे हैं वो शायद टीआरपी ना दे, उसकी वजह से भी वो बदल देते हैं। मज़ेदार बात क्या होती है, कश्मीर से अगर मैं कोई बुलेटिन कर रहा हूँ ग्राउंड ज़ीरो से, तो कश्मीर में क्या देख रहा हूँ, स्थिति क्या है, वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे लोग कैसे हैं, वो मैं अपने इमोशन में बेहतर बता सकता हूँ, क्योंकि उसका साक्षी मैं हूँ, ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ। अगर वो हम एंकर को दे देते हैं या हमारे यहाँ जो कॉपीराइटर, बेसिकली एंकर सिर्फ़ खबर पढ़ता है, वो खबर अपने तरीके से नहीं बताता है। जो लोग बहस करवाते हैं वो तो कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करते हैं, वरना बहुत से क्वेश्चन टीपी से आते हैं पीछे से कि तो आपको यही पूछना है। तो अब जो एंकर पढ़ रहा है वो सिर्फ पढ़ रहा है, उसके लिए एक फ्लैट खबर है। बहुत अच्छा एंकर है तो अपनी आवाज़ को ऊपर-नीचे कर कर के उसमें थोड़ा-सा इमोशन पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो इमोशन नहीं आ सकता जो ग्राउंड ज़ीरो पे है। यही वजह थी कि टीवी वालों ने कॉन्सेप्ट चलाया कि वॉक थ्रू होना चाहिए। वॉक थ्रू क्या होता है कि एक रिपोर्टर ग्राउंड पे जाता है और पूरे सीन को खुद दिखाता है और समझाता है, उसको न्यूज़ रूम में कुछ नहीं करना होता है, इन आउट लगाना होता है, उसको प्ले कर देना होता है। पीटीसी होती है, ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग होती है। तो कई बार हमें लगता था ऐसा।
अब जैसे मैं उत्तराखंड में था, उधर त्रासदी भी आई थी, उसके बाद भी कुछ रिपोर्टिंग हमने किया था। अब वो जब पैकेज के फॉर्मेट में गई तो जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं दे पाया, क्योंकि हमने जो देखा है वो उन लोगों ने देखा नहीं है। अगर मैं वो जो आपको कहानी बता रहा था मराठावाड़ी की, कि मुझे वो लड़की पानी जब पिला रही होती है, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं किसके हिस्से का पानी पी रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पानी बहुत मुश्किल से, सरकार जो पानी भेजने वाली थी वो 2 दिन बाद ट्रेन वहाँ पे पहुँचती। किस तालाब से या किस जगह से, किस सोर्स से वो कितना दूर चल के पानी लेकर के आ रहे हैं नहीं पता। अगर मैं ये बताता हूँ, तो मैं खड़ा होके जब वहाँ से लाइव दूँगा तो मैं ये बताऊँगा कि मैं ये पानी पी रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किसके हिस्से का पी रहा हूँ। जो बच्ची मुझे पानी पिला रही है वो कहाँ से लेकर के आई है? क्या ये पानी पिलाने के बाद ऐसा तो नहीं कि वो मुझे मेहमान समझ रही है और 2 दिन तक उसको अपने आप को पानी को ना मिले? तो जब ये कोई सुनेगा और कोई एक एंकर ये पढ़ दे कि वहाँ पे हमारे रिपोर्टर गए और वहाँ पे पानी नहीं था, तो उनको एक घर से पानी माँग करके पीना पड़ा और आप देख सकते हैं कि लोटे से पानी पी रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। हुँ। तो कई बार ऐसा होता था और इस बात का मलाल भी रहता था। और आज जब हम अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, तो अपने को ये लगता है कि हम जो कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं और उसको पब्लिक एप्रिशिएट भी करती है। और जहाँ हुँ। हमको सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ पब्लिक कमेंट करके ये बताती भी है कि आपको यहाँ पे सुधारना चाहिए। तो अब मीडिया को आपको क्या लगता है कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है जिससे कि एक बैलेंस मेंटेन हो सके? ये ना हो कि सिर्फ़ सेंसेशनल न्यूज़ चल रही हैं, सिर्फ़ भड़काऊ न्यूज़ चल रही हैं या टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ परोसी जा रही हैं कि एक जो समाज को व्यवस्थित रखने का काम भी मीडिया के पास होता है, वो भी एक बैलेंस रहे, तो क्या ऐसा करना चाहिए? मुझे लगता है कि मीडिया को खबर देनी चाहिए, खबर बेचनी नहीं चाहिए। मीडिया को कभी ये तय नहीं करना चाहिए कि जनता इन चीज़ों को पसंद करेगी। आप अपने खबर को मूल रूप में रखिए, जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। आपके समय में एक समय ये लगा कि आपको बॉलीवुड चलेगा तो आपने तमाम सीरियल्स चलाने शुरू कर दिए दिन में, फिर आपको लगा जनता नहीं चल रहा है। वो आपने सोचा था, जनता ने आपसे नहीं कहा था कि वो चाहिए आपको। आप धर्म कर्म चलाते हैं और फिर बंद कर देते हैं, फिर चलाते हैं, वो जनता नहीं कहती है आपसे, आप सोचते हैं। आप खबरों को बेचना बंद कीजिए, आप खबरें बनाना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपने मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ-साथ अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपका न्यूज़ चैनल उस बिज़नेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कभी भी आप बैलेंस खबर नहीं दे पाएँगे। जनता को जानिए, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल भी बना रखे हैं, आपको वहाँ पे चीज़ें फीडबैक मिलती होंगी और जितना हो सके रियल रहने की कोशिश कीजिए। चीज़ें निकल पड़ेंगी। लेकिन मुश्किल ये कि अब ये बड़े-बड़े घराने हैं, बड़े लोग काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, उनको उनकी सैलरी भी देनी है, खुद के लिए भी बचाना है, उसको चलाना भी है, अपनी प्रतिष्ठा को भी दाँव पे ना लगे, उसको भी बचाना है, तो इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन मैम एक सबसे अच्छी बात क्या है ना कि बहुत जल्दी ये लोग जैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है इन लोगों ने और बहुत जल्दी ये चेंज करेंगे। अगर नहीं चेंज करेंगे, तो 24 साल में जो गिरावट देखने को मिली है ना, हो सकता है आने वाले वक़्त में इसको खत्म कर दें। अच्छा, जो आप ये बात कर रही थी ना 24 साल, तो एक मैं इसमें क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि बहुत ना हमको जनता को ये चीज़ परोसी जा रही है कि ये जो मीडिया है, स्पेशली न्यूज़ मीडिया है, इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हैंड्स में आ गया है, कॉर्पोरेट हाउसेस के हैंड में आ गया है और वो हुआ है 2014 से, उससे पहले वो बिल्कुल फ्री थी, बिल्कुल अनबायस्ड न्यूज़ आती थी, कुछ कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट रियल न्यूज़ आती थी। तो क्या ये सच्चाई है? क्योंकि आपने कहा आप 2011 से थे। कि क्या 2014 के बाद से ही ये सब चेंज आया है कि पहले भी ये सब ऐसा ही चलता था? नहीं मैम, देखिए कि जिस तरह से क्या है ना कि आप इसको इससे समझिए हुँ। कि मैं बीजेपी बीट का रिपोर्टर था और 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो हम जब बीजेपी में जाते थे ना तो रिपोर्टर एकदम मायूस होके बैठे रहते थे, कोई खबर नहीं थी क्योंकि सत्ता में पार्टी थी नहीं, तो खबरें कितनी मिलेंगी? एक आध रिएक्शन ले लिया, सत्ता ने कुछ किया तो विपक्ष का रिएक्शन लेना था, बस उतना सा काम था। और ये रिपोर्टर बैठे रहते थे। और आरोप लगता था कि कांग्रेस वाले बहुत कमा रहे हैं, कांग्रेस के रिपोर्टर जो हैं उनके पास सब कुछ है क्योंकि सत्ता में उसी बीट के रिपोर्टर हैं, तो सरकार भी मदद करती है, उनकी आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं। सब ठीक था। 2014 में सरकार बदल जाती है। जो स्थिति बीजेपी की थी अब वो कांग्रेस में हो गई। वहाँ वो सत्ता में है नहीं, नेता रहते नहीं है, बस रिएक्शन लेना होता, कभी कोई गया, गया, नहीं गया, नहीं गया और वो लोग खाली बैठे रहते हैं, दिन भर की दिहाड़ी पूरी करके उनको घर आना है। अब वो बीजेपी पे आरोप रखता है, बीजेपी ये करती है, वो करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो यही एक्चुअल में कंडीशन भी यही है कि जब कोई पत्रकार पत्रकारिता करता है और किसी बीट पे काम करता है तो कहीं न कहीं उस आइडियोलॉजी से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है वो। अब जब थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है तो हम उसको पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते। वो अपनी बात रखता है तो उसमें थोड़ी बहुत बातें आ जाती हैं। कोई भी सरकार का 100% कभी भी किसी भी मीडिया पे कमांड नहीं हो सकता। सरकार है, सिस्टम है, उसके अंदर में ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री आती है जहाँ से चैनल सैटेलाइट अपने चलते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है। क्योंकि सरकार को भी ये डर रहता है
और दूसरी चीज़ जो मीडिया घराने जो चला रहे हैं, जो खबर चला रहे हैं, उनको भी पब्लिक का डर होता है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, लेकिन कमांड नहीं होती है। तो ये हमेशा से है कि ऐसा नहीं हमेशा है से कि है, ये हमेशा से है। 2014 से ही शुरू हुआ नहीं, है? हमेशा से है। ये हो सकता है कि किसी सरकार में 20% का प्रभाव हो, किसी में 30% का प्रभाव हो। ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार के उस पे न्यूज़ चैनल चलते हैं। अगर ऐसा होता मैम, तो सरकारें तो बहुत पहले से रही हैं, अलग-अलग सरकारें रही हैं। कभी वामपंथ रहा, कभी कांग्रेस रही, कभी बीजेपी रही और हर सरकार प्रभावशाली होती है, उनके हाथ में सिस्टम होता है। तो जाने कितने चैनलों को बंद करवा देते हैं वो लोग। जो कुछ चैनल बंद हुए होंगे, वो सरकार ने नहीं बंद करवाए, वो चला नहीं पाए, उनकी सामर्थ्य नहीं थी। कुछ चैनल ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके वहाँ काम करने वालों को जानता हूँ। इन्फ्लुएंस होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 100% इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी में 10%, किसी में 20%, इतना ही का अंतर हो सकता है। नहीं तो मीडिया बर्बाद हो जाएगी। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे ना ये सारी बातें जान के, रियलिटी ऑफ मीडिया, क्योंकि कई चीज़ों की कन्फ्यूज़न रहती थी, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते थे मीडिया पे, जो खबरें परोसी जा रही हैं उनको समझे नहीं समझे, देखना चाहिए न्यूज़ नहीं देखना चाहिए, कहाँ से जाएँ, कौन-सा रिलायबल सोर्स हो जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, प्लस जो लोग आना चाहते हैं कि इसको एज़ अ करियर ऑप्शन करना चाहते, तो वो कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ पे जाना चाहिए। तो बड़ी सारी नॉलेज मिली है आपसे एंड ऑब्वियसली जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी बहुत क्लियर हुआ होगा, एक क्लैरिटी आई होगी मीडिया को लेकर, कई जो चीज़ें हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी उनकी क्लैरिटी आई होगी, मीडिया हाउस काम कैसे करते हैं, कैसे खबरें ग्राउंड लेवल पे एक रिपोर्टर कितनी मेहनत से लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, आपका भी।